Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम और फजल से सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अहम लेक्चर है और ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, फार्माकोलॉजिकल अद्वियात की फार्माकोलॉजिकल सूरतें या फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस। दूसरे लफ्ज़ों में इंतहाई फार्मेसी का इंतहाई अहम चैप्टर जिसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम अद्वियात के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का फार्मेसी असिस्टेंट की बुक में क्या नाम है, अद्वियात की फार्माकोलॉजिकल सूरतें। तो बाकी भी फार्मेसी टेक्नीशियन में फार्माकोलॉजी के अंडर ये चैप्टर्स और ये मेडिसिन पढ़ी जाती है और फार्मासिस्ट हजरात के लिए भी ये इंतहाई अहम चैप्टर है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैदा के अंदर जब ज़ख़म हो जाते हैं, मैदा के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं तो उसे कहते हैं मैदा का अल्सर, या उसे दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं स्टोमिक अल्सर। जो मेडिकल के अंदर टर्म, इंतहाई अहम टर्म जो यूज़ की जाती है उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये आज हम ये दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर एक कि ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है, नंबर टू कि पेप्टिक अल्सर की वजूहात क्या हैं, भी कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और फिर अगर पेप्टिक अल्सर हो जाए, अगर पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है या उसकी पहले मेडिकेशन हो रही है, पहले से कोई उसके नुस्खाजात चल रहे हैं, अद्वियात चल रही हैं, पहले किसी और बीमारी में मुब्तला था, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे उसे कोई मसला बन जाता है, तो पेप्टिक अल्सर अगर हो जाए तो पेप्टिक अल्सर होने के बाद या इसके दौरान कौन सी अद्वियात हैं जो कि प्रोहिबिटेड होती हैं, जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से यूज़ कर रहे हों तो उनको फ़ौरन स्टॉप कर देना चाहिए और उसके अलावा फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके नई मेडिसिन उनसे प्रेस्क्राइब करवानी चाहिए, नई मेडिसिन लिखवानी चाहिए अगर पेप्टिक अल्सर हो। तो ये चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे और वो अद्वियात जो नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन से ग्रुप है, वो भी स्टडी करेंगे। और उनको याद रखने के लिए जो ट्रिक है कि हम कैसे याद रखेंगे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स के अंदर शामिल हैं, जो नहीं करने चाहिए, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसको निमोनिक्स के साथ याद भी करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अहम होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी लाजमी कीजिए। और वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड कलर के बटन पे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ देख सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदे का अल्सर, या जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं मैदे का ज़ख़म। ये उर्दू में आसान भाषा में, आसान ज़बान में आपको बताया जा रहा है, इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ये क्या होता है कि निज़ाम इन्हिज़ाम के अंदर, मैदे के अंदर खुराक को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जो कि एसिड होता है या गैस्ट्रिक जूस इसे कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ मैंने लिख दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी काफ़ी हाईली कंसनट्रेटेड फार्म मैदे के अंदर पहुंच रही होती है ताकि खुराक को, फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। तो उसकी वजह से अगर उसकी मिकदार कम बेश हो जाए, ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो उससे जो मुतासर होने वाली जगह, मैदा के अंदर जब वो मुतासर हो जाती है जगह, तो उसे कहते हैं मैदे का अल्सर या मैदे का ज़ख़म, या फिर उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ये हो गई उसकी डेफिनेशन और उसका कॉमन कंसेप्ट। अब देखते हैं कि मैदे के अल्सर की वजूहात क्या है, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन कौन सी वजूहात हैं, ये क्यों होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्यों होता है। ये सवाल का जवाब समझ आ जाए तो हमें इसकी मेडिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मुहतात होकर एहतियातें, प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करके स्टोमिक अल्सर से, पेप्टिक अल्सर से जान छुड़ा सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं। देखें कौन सी वजूहात हैं। नंबर एक, मैदे में तेज़ाब और पेप्सिन का ज़्यादा बनना। नंबर एक कि अगर मैदे के अंदर डाइजेशन की खातर जो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस इन होता है, तेज़ाब इन होता है,
तेज़ाब कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो और पेप्सिन। ये अगर ज़्यादा मिकदार में बने तो फिर हमें क्या होगा कि मैदे के अंदर अल्सर हो सकता है। नंबर 1। नंबर टू पे क्या है जी, निज़ाम इन्हिज़ाम की अंदरूनी झिल्ली, प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि मैदा जो होता है, मैदा या स्टोमिक के अंदरूनी साइड पे एक बहुत अच्छी झिल्ली होती है, बहुत अच्छी तह लगी होती है, जिसे कहते हैं अंदरूनी झिल्ली, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन। कहता है कि वो झिल्ली बिल्डअप हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। तो अगर कहता है कि उसकी डेवलपमेंट कम हो जाए, उसकी पैदावार कम हो जाए, तो कम पैदावार की वजह से भी तेज़ाब के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तेज़ाब ने तो आना ही आना है मैदे के अंदर, जो खुराक को डाइजेस्ट करेगा उसने तो आना ही आना है, ये कुदरती सिस्टम है। तो उसको बचाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अंदरूनी झिल्ली जो होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन, वो पैदा हो रही होती है। उसकी पैदावार एक नॉर्मल रूटीन में हो रही होती है। अगर उसकी पैदावार जितनी रूटीन में हो रही है उस पैदावार से थोड़ी कम हो जाए, तो कम पैदावार की वजह से तेज़ाब के ख़िलाफ़ अब मुदाफ़ियत कम हो जाती है। इस वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नंबर 3 पे कौन से हैं जी, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन्स की मिकदार कम होने की वजह से, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, इनकी मिकदार अगर जिस्म में कम हो जाए, नमकियात की कमी हो जाए, कौन से नमकियात, बाइकार्बोनेट आयन्स वाले नमकियात, इनकी मिकदार अगर कम हो जाए तब भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और लास्ट वन, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियम कंपाइलोबैक्टर पाइलोरी। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं बैक्टीरियम कंपाइलोबैक्टर पाइलोरी। तो इस बैक्टीरिया की वजह से भी मैदे का अल्सर या मैदे के अंदर ज़ख़म हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये थी 4 वजूहात जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो सकता है। अब हमने देखना है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, जलन पैदा हो रही हो, हार्ट बर्न हो, तो हमें कौन सी अद्वियात हैं जिनसे फ़ौरन रुक जाना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो फ़ौरन स्टॉप कर दें। अगर नहीं ले रहे, कोई नए सिरे से मेडिसिन लेनी है, तो इन मेडिसिन में से कभी भी वो अद्वियात नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? उसकी वजह यह है कि ये अद्वियात वो हैं जो स्टोमिक अल्सर को मज़ीद बढ़ावा देती हैं, पेप्टिक अल्सर को मज़ीद बढ़ा देती हैं, कम नहीं होने देती। जबकि हमारी ज़रूरत क्या है? मैदे के अल्सर को कम करना। तो ये अद्वियात क्या करती हैं? उसके अल्सर को बढ़ा देती है। इसलिए ये अद्वियात फ़ौरन क्या कर देनी चाहिए? स्टॉप। तो हम कहते हैं प्रोहिबिटेड ड्रग्स ड्यूरिंग पेप्टिक अल्सर, वो अद्वियात जो पेप्टिक अल्सर में नहीं दी जा सकती, नहीं लेनी चाहिए। कौन सी है जी? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ACTH। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मखसूस किस्म के स्टेरॉइड का एक ग्रुप है। ये बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करूँगा। इस पे मुकम्मल एक लेक्चर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड ACTH, ये भी एक हार्मोन का नाम है जिसे कहते हैं एसिटोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये इकट्ठा ही लफ्ज़ है, मैंने थोड़ा वाजे करके लिख दिया है ACTH, एसिटोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। इसके बाद दूसरे नंबर पे है जी अल्फ़ा-2 ब्लॉकर्स मेडिसिन, अल्फ़ा-2 ब्लॉकर मेडिसिन, और इसका नाम है जी टोलाज़ोलिन। क्या नाम है इसकी? एग्जाम्पल टोलाज़ोलिन। नंबर थ्री पे, पहले नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नंबर 2 पे हैं जी अल्फ़ा-2 ब्लॉकर्स, और नंबर 3 पे न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स। न्यूरॉन ब्लॉक, ऐसी ड्रग्स जो न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है, या न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स या न्यूरॉन ब्लॉकर्स। तो इसकी एग्जाम्पल है जी रेज़रपीन, R से रेज़रपीन। नंबर 4 नेक्स्ट है जी ज़ैंथीन बेवरेजेस। इसको गौर से ये अल्फाज सुनते जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आ रही होती या समझ नहीं आ रही होती भी ये इसको कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। तो इसलिए गौर से सुने। फिर है जी ये मुकम्मल अल्फाज जो हैं, ज़ैंथीन बेवरेजेस लाइक टी कॉफ़ी, यानी कि लाइक टी कॉफ़ी, यानी कि इसकी एग्जाम्पल है। कौन से बेवरेजेस हैं? इसके अंदर टी जो है ये भी ज़ैंथीन बेवरेज के अंदर शामिल होती है।
टी है, टी भी ज़ैंथेन बेवरेजेस के अंदर शामिल होती है। जैसे हम कॉफ़ी कहते हैं, इसे टी का मतलब होता है चाय। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 अल्कोहल, शराब। अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। अगर कोई शराब नोशी कर रहा है या शराब की ड्रिंकिंग कर रहा है या हल्की या ज़्यादा कम मिकदार ले रहा है और पेप्टिक अल्सर में उससे फ़ौरन इससे रुक जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये डिज़ीज़ बढ़ जाएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल निकोटीन, क्योंकि ये टोबैको भी लिखा हुआ है जिसे हम उर्फ़ आम में तंबाकू कहते हैं। तंबाकू से भी फ़ौरन रुक जाना चाहिए और अल्कोहल से भी फ़ौरन रुक जाना चाहिए। अल्कोहल एंड टोबैको, क्यों? इनके अंदर कौन सी चीज़ होती है? निकोटीन। इनके अंदर जो कंपाउंड होता है, मरकब होता है, जो एक्टिव मेडिसिन है वो है निकोटीन, जो पेप्टिक अल्सर को बढ़ा रही होती है। इसके बाद है जी NSAID। ये क्या बला है? ये बड़ी इंतहाई अहम, ये एक इंतहाई अहम ग्रुप है अद्वियात का, NSAID। पता नहीं ये क्या बला है भाई NSAID। इसे कहते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन सी? फिर गौर से सुने, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये लिख लें आप, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप लिख सकते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटाजोन, फॉर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटाजोन। और दूसरी इसके एग्जांपल है सैलिसाइलेट, यानी कि सैलिसाइलेट कौन सी बला का नाम है? एस्प्रिन। ये जो हम घरों में एस्प्रिन, डेस्प्रिन यूज़ करते हैं, ये उसी का जिक्र हो रहा है, उसको केमिकल नेम है सैलिसाइलेट। और दूसरी एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोन। ये आपकी वो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स नहीं, ये मतलब कि मुकम्मल ग्रुप्स के नाम हैं कि अल्फ़ा 2 ब्लॉकर हमने जी छोड़ देनी है, न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट छोड़ देने हैं। इसके अंदर जितने भी इसके अलावा भी मेडिसिन मौजूद हैं। हाँ जी, ज़ैंथेन बेवरेजेस हैं, हमने वो छोड़ देना है, टी, कॉफ़ी। अल्कोहल टोबैको छोड़ देनी है क्योंकि इसके अंदर निकोटीन है। नॉन स्टीरॉयड, इसके अंदर ये सारी मेडिसिन शामिल हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, कैलपोल है, एस्प्रिन है, डेस्प्रिन है, आइबोप्रूफन है, मेफेनेमिक एसिड है, पोनस्टान वगैरह। ये जितनी भी मेडिसिन है ना, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो इसी ग्रुप में शामिल है। ये सारी अद्वियात फ़ौरन तौर पे क्या करनी चाहिए? रोक देनी चाहिए। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टीरॉयड का ग्रुप है। इसको याद कैसे रखेंगे? पता नहीं, भूल गए जी, पता नहीं कौन सा ग्रुप था। तो आपने इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, कैनज़ैन। कैनज़ैन क्या? कैनज़ैन, बस ये आपने ज़हन में रखें। कैसे याद होगा कैनज़ैन? फॉर एग्जांपल, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैनज़ैन, CANXAN, कैनज़ैन, यानी कि एक्स वाला जैन है, जेड वाला जैन नहीं, एक्स वाला, कैनज़ैन। अच्छा, कैनज़ैन से क्या बना जी? देखें, सारे ग्रुप याद हो गए। सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप, ए से अल्फ़ा 2 ब्लॉकर ग्रुप, एन से न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स, एक्स से ज़ैंथीन बेवरेजेस, ए से अल्कोहल टोबैको वगैरह और एन से NSAID ग्रुप, यानी कि कैनज़ैन याद रखें। इसको आपके मुकम्मल ग्रुप याद हो गए। अब देखते हैं कि इसके अंदर, चलो एक एक मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, इसको कैसे याद करें। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखें। अगर भूल जाए तो दोबारा एक ट्रिक लिखें, ट्रिक से याद हो जाएंगे। देखें, ट्रिक है फॉर एग्जांपल TRTNS, बस ऐसे याद रखें, यानी कैनज़ैन, TRTNS। ये मुकम्मल तौर पे आपको याद हो गए, ग्रुप भी एग्जाम्पल भी। कैसे? TRTNS, इसको चलो मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, T। तो A अल्फ़ा ब्लॉकर जो है, इसकी एग्जाम्पल है जी T, यानी कि टोलाजोलिन। हाँ जी, N क्या है जी? न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है जी? रेजरपिन। ज़ैंथेन में X है जी, ज़ैंथेन की एग्जाम्पल क्या है जी? T। अच्छा, ये T कौन सी है? ये जो बड़े बड़े दफ्तरों में जो हैं एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की, अपने अफसरों की टीसी करते हैं। क्या करते हैं? टीसी करते हैं। टीसी के अंदर बहुत सी एक ब्रॉड ग्रुप शामिल है। तो टीसी में जो मेन है वो कहते हैं कि अपने अफसर को खुश करने के लिए उसको चाय पानी पिलाते रहें, चाय पिलाएं, काफ़ी पिलाएं और अफसर खुश हो जाते हैं। यानी कि टीसी करने के लिए ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन सी चीज़? टी और कॉफ़ी। बस ऐसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ, बस ट्रिक के तौर पे ही आपने ज़हन में रखना है। तो टी सी,
यानी कि TC का मतलब क्या हुआ, यानी कि ज़ैंथीन के एग्जांपल है टी कॉफी, TRT, ये टी कौन सी है, TC वाली टी, TRTNS, N से जी क्या है, निकोटीन। और यानी कि ए अल्कोहल के अंदर आ गई निकोटीन, और NSAID ग्रुप में अंदर क्या आ गया जी, सैलिसाइलेट या एस्प्रिन। तो ये आपके मुकम्मल निमोनिक्स भी हो गए, याद हो गए वो ग्रुप्स जो नहीं पेप्टिक अल्सर में यूज़ नहीं करने चाहिए, और पेप्टिक अल्सर की वजूहात क्या हैं, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी मैं साइड पे होऊंगा तो आप एक अदद इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक दोस्त मुझे उसका मैसेज आया कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए टाइम, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अहम बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि आप लोग यूट्यूब जब वीडियो देखें तो वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में आपने क्या बताना है। कमेंट सेक्शन में ये मैंने आपको निमोनिक्स का तरीका बताया, इसको मैंने इसीलिए थोड़ा सा अलहदा भी कर दिया है कि ये निमोनिक्स है, लेक्चर के अंदर शामिल नहीं है। तो आपके जहन में इस ग्रुप को याद करने के लिए अगर कोई बेहतरीन निमोनिक्स है, याद करने की ट्रिक है, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप शेयर करें ताकि दोस्तों को भी पता चले, आपकी वैल्यू होगा कि आपको भी कुछ, सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ आता है, जहन काम करता है। अच्छी ट्रिक लाएं, अच्छी ट्रिक से कमेंट सेक्शन में लाजमी इसको शेयर करें। अच्छी ट्रिक इसके अलावा कोई और जहन में है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।